नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 सिविक्स का, दैट इज़ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इससे पहले चैप्टर में हमने काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, मैन एंड वुमेन के काफ़ी चेंजेस के बारे में पढ़ा था, उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, उनके काम के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम थोड़ा और डिटेल से वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, अगर इससे पहले चैप्टर आपने नहीं देखा है, इससे पहले तो क्या मैं बोलता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर से देखो, सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आती चली जाएंगी। ये एक बेटा सीरीज़ है ना, वो सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने देख लिया मेंस और वुमेन्स के काम को रिकॉग्नाइज नहीं, देखो वुमेन्स के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, यही सारी चीज़ हमने देखी थी। और हमने काफ़ी कुछ, जो हाउस होल्ड वर्क करती है वुमेन, उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जो केयर करती है फैमिली को, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। हालांकि ये फुल टाइम होती है ना, क्योंकि इनको 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता है। भाई घर में कोई बीमार है तो कौन अवेलेबल होगा, वुमेन्स ही 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। तो इनके काम को क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वी विल लुक द वर्क आउटसाइड द होम। अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जो आउटसाइड वर्क है ना, उसके बारे में हम ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। एंड अंडरस्टैंड द सम ऑक्यूपेशन सीन मोर सुइटेबल फॉर मैन देन वुमेन। और कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए, आदमी से ज़्यादा किसके लिए, वुमेन के लिए। तो ये जो देखो, जो एक सोच बन गई है ना कि वुमेन ये कर सकती है, वो नहीं कर सकती, ये कर सकती है, ये एक स्टीरियोटाइप बोलते हैं इसे, है ना, स्टीरियोटाइप। तो ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है, स्टीरियोटाइप, कि आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो आप, है ना। ये चीज़ हो गई आपकी क्या, स्टीरियोटाइप, जो मेंटेलिटी डेवलप हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि औरतों ने काफ़ी, जो वीमेंस हैं उन्होंने काफ़ी इक्वलिटी के लिए फ़ाइट भी किया और अपने एजुकेशन के लिए भी फ़ाइट किया, और अभी भी कर रही हैं, है ना। वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड फॉर ए वुमेन, कि कैसे भी कैसे करके वुमेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट मेड बाय द वीमेंस मूवमेंट। और हम देखेंगे बहुत सारे जो मूवमेंट वुमेन के थ्रू चलाए गए, और जो जो उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो, ये दो औरतें दिखाई गई हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ। देखो 83%, 83.6% ये लिखा हुआ है ना, जो विमेंस है ना वो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेटेड हैं। मतलब आप देख सकते हो बहुत बड़ा आंकड़ा है बेटा ये, 83.6% इंडिया में विमेन जो है वो किसमें, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन है। वहीं पे जब हम नाम लेते हैं फार्मर, तो हमें याद आता है कोई आदमी। तो आप सोच सकते हो इतनी बड़ी संख्या में कौन पार्टिसिपेटेड है, विमेंस है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो यहीं पे देखो, एक रोज़ा मैम होती है, अपने बच्चों को एक एक्टिविटी देती है कि चलो बेटा आप देखो कौन सा काम किसके लिए सूटेबल होता है। कुछ कैटेगरीज बता दिए, जैसे टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, और साइंटिस्ट, पायलट। देखो अब टीचर के लिए तो इन्होंने, बच्चों ने बोला ज़्यादा सूटेबल वो फीमेल होती है, कम सूटेबल मेल होते हैं। लेकिन फार्मर की बात आई तो यहाँ पे हमने आंकड़ा जो पढ़ा, इसका अपोजिट हो गया। फार्मर मेल ही दिखते ही नहीं, कोई फीमेल नहीं दिखती है। फैक्ट्री वर्कर में इनको लगता है सब मेल ही काम करते हैं। नर्सेज में ये घर को देखते हैं ना, घर में मम्मी कैसे केयर कर रही होती है, माँ कैसे केयर कर रही होती है, औरतें कैसे काम कर रही होती हैं, तो उसको देख के इन्होंने बोला नर्सेज के लिए फीमेल ज़्यादा सूटेबल है। साइंटिस्ट में आपको सबके सब मेल ही सूटेबल है। और फिर आपने देखा कि जो पायलट हैं, पायलट में भी कौन है ज़्यादा से ज़्यादा, मेल सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक रिसर्च में पाया गया, जो कि एक्टिविटी करी। अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, कुछ ही अपॉर्चुनिटी है लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत हार्ड है। तो अब हम समझते हैं और अच्छी तरीके से। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन रोज एंड मैम्स क्लोज ड्रू द वीमेन एज नर्सेज। बहुत सारे बच्चों ने वीमेन को एज नर्सेज चूज़ किया है। एंड मैन को कैसे चूज़ किया, ऐसे आर्मी ऑफिसर एज अ चूज़ किया। The reason they did this is because they feel that the outside home too women are good at only certain job। उनको लगता है घर के अलावा भी जो women's जो होती है ना, वो बाहर क्या होती है, कुछ अच्छा काम कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि मैनी पीपल बिलीव दैट द वीमेन मेक्स बेटर नर्सेज। वीमेन को क्या कर सकते हैं हम, अच्छी नर्सेज बन सकती है वीमेंस। उसके बाद बिकॉज दे आर मोर पेशेंट जेंटल, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। एंड वीमेन जो मैंने बताया ना, जो फैमिली में काम कर रही होती है, उससे इन्होंने लिंक करके देखा। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट द
साइंस रिक्वायर्ड टेक्निकल माइंड। अब साइंस को क्या चाहिए होता है, साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है, टेक्निकल माइंड चाहिए होता है। तो गर्ल्स के पास वो माइंड नहीं होता है, इसके लिए इन्होंने क्या बोला, बॉयज़ क्या होते हैं, अच्छी डीलिंग इससे कर सकते हैं। अब ये सारी क्या है, स्टीरियोटाइप तो है ना बेटा, ये ऐसा कैसे, ये कोई लॉजिक नहीं है बेटा इसके पीछे। एक बात ध्यान में रखना, कोई बुक ऐसा नहीं बोलती है कि लड़कियों के पास ज़्यादा माइंड है, लड़कों के पास कम माइंड है, या लड़कों के पास ज़्यादा माइंड है, लड़कियों के पास कम माइंड है, या कौन सा काम किसके लिए बुलाए। आज दिन तक तो मैंने कोई ऐसी बुक पढ़ी नहीं है बेटा। अगर आपने पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे बताना। बिकॉज ऑफ द मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे स्टीरियोटाइप पे बिलीव करते हैं। तो मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट द बॉयज डू टू स्टडी द ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। अब देखते हैं हम यहीं पे बहुत सारी जो गर्ल्स होती है ना, उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि बॉयज़ को मिलता है कि वो डॉक्टर बन सके या फिर इंजीनियर बन सके। इन मोस्ट ऑफ द फैमिली वंस गर्ल फिनिश स्कूल, अब ज़्यादातर फैमिली में क्या होता है, जब स्कूल लड़कियाँ स्कूल ख़त्म कर लेती है तो वो क्या करते हैं, उनकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं, और उनकी शादी उनका क्या होता है, लास्ट एम होता है। अब ये एक कहानी बताते हैं झारखंड की है। एक लड़की है जो लक्ष्मी कार्ला है, जो कि 27 ईयर ओल्ड की है। ये एक पुअर ट्राइबल फैमिली से आती है, जो कि झारखंड मैंने आपको बता ही दिया। तो इनको इनको ऐसा बोला जाता था कि जो लड़के होते हैं ना वो इंजन से डील करते हैं, ऐसा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था। तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने क्या किया, खुद अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, हार्ड वर्क किया, और उसके बाद एक ये रेलवे, ये देखो नॉर्दर्न रेलवे में बन गई, ये फर्स्ट रेलवे ड्राइवर बनी, किसमें, नॉर्दर्न रेलवे में, लक्ष्मी कालरा। ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। ये 27 साल की थी। तो लक्ष्मी के पेरेंट्स थे ना, वो इलिटरेट थे, वो अनपढ़ थे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते थे। वो अपना घर का पालन पोषण ढंग से कर नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी करते थे, और लक्ष्मी को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। और लक्ष्मी भी बहुत मेहनत करती थी, वो घर का भी काम करती थी और पढ़ाई भी करती थी काफ़ी। और उसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, और फिर रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम भरा, और उसके बाद फर्स्ट टाइम पे वो क्या हो गई, निकल गई। और उसने चैलेंज किया कि ये जो स्टीरियोटाइप बना है झूठा, ये गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़कियां कुछ कर सकती हैं और लड़के कुछ कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे तोड़ी। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग पेरेंट्स। अब ये अपने बारे में बताती है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ किसी को हार्म किए बिना, और अपने मदर एंड फादर को मैं क्या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से क्यों ना जीऊँ, क्यों लोगों के बोलने पे जीऊँ। लोगों ने मुझे दिया क्या है, लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, स्टीरियोटाइप किया है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ये सारी बातें ये बोलती हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है बेटा कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब मतलब जो स्टीरियोटाइप बन गया है ना, ये गलत हो गया बेटा। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच चिल्ड्रन फेसेस द प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दैम। अब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, भले लड़का हो लड़की हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहे होते हैं। सम टाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ फ्रॉम अडल्ट। और ये जो अडल्ट बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर डिमांड आ जाती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे कर करके जो वो करना चाहते वो नहीं कर पाते। उनके ऊपर अलग अलग, जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बनना है लड़का, और लड़की पैदा होगी तो उसे डॉक्टर बनना ही बनना है। तो इस तरीके की डिमांड जो है ना सोसाइटी में क्रिएट हो गई है। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बिकॉज ऑफ द अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा टीज़ करने लग जाते हैं अपने ही दोस्तों में। अगर अपने ही दोस्तों में उनको टीज़ किया जाता है जो लड़के होते हैं। बॉयज़ आर pressurized to think about getting the job that will be pay a good salary। लड़कों को मजबूर कर दिया जाता है सोचने पे, प्रेशर दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ऐसा इतना पढ़ना है और अच्छी जॉब लेनी है कि जिसमें तुम्हारी क्या हो सके, अच्छी सैलरी इनकम हो सके। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। अगर मान लो कोई लड़का सॉफ्ट है, कम बोल रहा है, तो उसको टीज भी किया जाता है, क्योंकि भाई लड़कों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उछल कूद वाला, है ना। ये सारी चीज़ें गलत हो रही है ना। ये कैसे, किसने बोल दिया लड़कों का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं बेटा? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6 में हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है। बुक योर बॉय अर्ली इनकरेज नोट कराई, हमने देखा है
वो क्लास 6 की एक चैप्टर में हम देखा कि माता पिता बोलते हैं लड़के रोते नहीं हैं, रोती तो लड़कियां हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे ऐसा है भाई, सब रोते हैं, ऐसा किसने बोल दिया। अब यहाँ पे एक देखो, एक लड़का है, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ, सिंपल आपको समझना है। ये लड़का क्या है, ये लड़का क्लास 10th का एग्ज़ाम देता है। क्लास 10th में इसके आ जाते हैं 65%। तो इसके मैथ और साइंस में कम मार्क्स आते हैं, और हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट में क्या आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके जो पिता होते हैं ना, ये इससे खुश नहीं होते हैं। क्यों खुश नहीं होते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम मैथ और साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। वो बोलते हैं कि बेटा मैथ और साइंस में अच्छे से मार्क्स लाएगा तो तभी तो तू कुछ डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। वो लड़का बोलता है नहीं, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो इसके पापा इससे खुश खुश नहीं होते। वो बोलते हैं नहीं, तुझे मेहनत ही पढ़नी पड़ेगी, और उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तो इस तरीके से बेटा कहाँ बच्चा डेवलप हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आ जाते हैं लर्निंग फॉर अ चेंज। अब और भी हम अच्छी तरीके से और आगे हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर स्कूल आप नहीं जा रहे हो तो बेटा आप क्या कर रहे हो, देखो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सबको एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रेन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगन टू थिंक दैट इट इज़ अ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू गो स्कूल। जैसे जैसे हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमें लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन आज आज आप देखोगे हकीकत क्या है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीम आउट ऑफ बाउंड्स। मतलब फिर भी लोग जिनको ज़रूरत है वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सम चिल्ड्रन। कुछ मैंने बताया ना, लेकिन फिर भी कुछ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बट इन द पास्ट देखो, अब बहुत बच्चे तो हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो पास्ट में क्या सभी लोग स्कूल जा पाते थे? नहीं बेटा। खास करके लो कास्ट वाले, लड़कियां, मुसलमान, ये सब तो इनको तो स्कूल में अलाउड ही नहीं होता था। तो इनकी तो बुरी बुरी हालत होती थी ना। तो यही सारी चीज़ें आप पास्ट में सीखोगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज। वहाँ पे पास्ट में बच्चे क्या करते थे, जो भी काम सीखते थे वो अपनी फैमिली से या अपने बड़ों से ही सीख लेते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। लेकिन लड़कियों की सिचुएशन क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती थी, ख़राब होती थी। इन अ कम्युनिटीज़ दैट टोट सन टू रीड एंड राइट। कम्युनिटी में सिखाया जाता था सन को रीड एंड राइट के लिए। बट डॉटर वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। लेकिन लड़कियों को कोई अलाउड नहीं होता था कि वो अल्फ़ाबेट भी पढ़े। इन द even in family where the skill like pottery, weaving and craft were taught, and contribution of daughters and women was not only supportive। मतलब आपने देखा होगा कि जो पोट्री का काम होता है, वीविंग का काम होता है, क्राफ्ट का काम होता है, उसमें लड़कियों को सिखाया जाता है, वो सपोर्टिव काम करती है। लेकिन उनके काम को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जब पोट्री बनती है तो वीमेंस क्या करती है, मिट्टी लेके आती है, सामान, सारी चीज़ें अरेंज करती है, उसका पोट्री का नीचे का बेस भी अच्छी तरीके से अरेंज करती है, सब कुछ अरेंज करती है, और मैन आता है, वो चक्री घुमाता है और पोट्री बन जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे वीमेन बैठ नहीं सकती, वीमेन को अलाउ नहीं है, बस इतना ही सा फ़र्क है। और देखो सारा काम, और लेकिन ये जो काम हुआ इसके पीछे उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिकॉग्नाइज किया गया कि जिसने पोट्री बना दी। तो ये बेटा ये भी तो गलत है ना, ये क्या हो रहा है, इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इन 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्जेस। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आने लगे कि एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए। तो स्कूल बिकेम मोर कॉमन एंड communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में लोग क्या करने लगे, काफ़ी चेंजेस आए, नए नए आइडियाज़ आए। तो सभी कम्युनिटी के लोग क्या करने लगे, अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेशन गर्ल। बहुत सारे अपोजिशन थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई, नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। तो ऐसी भी बातें उठती थी। येट मैनी वुमेन एंड मेंस मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अब लेकिन फिर बहुत सारी वुमेन्स और मेंस ऐसे थे, वुमेन एंड मेन ऐसे थे जो कि बहुत एफर्ट लगा रहे थे कि लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोला जाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न
टू रीड एंड राइट, कि वीमेन को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा बेटा लर्न रीड एंड राइट के लिए। तो ये एक रमा की स्टोरी है। रमाबाई बताती हैं, देखो वो शॉन अबा उनकी बेटी के साथ उनको दिखाया गया ऊपर जो पिक्चर में आपने देखा अभी। तो वो बोलती है वीमेन एजुकेशन इतना आसान नहीं था। शी नेवर वेंट टू द स्कूल, उन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने रीड एंड राइट अपने पेरेंट्स से ही सीख लिया था। शी वॉज गिवन एट टाइटल पंडिता, उनको एक टाइटल दे दिया था पंडिता, क्योंकि वो कम ही उम्र में रीड एंड राइट करना सीख गई थी। किसको? संस्कृत को। तो ये अचीव्ड एज अ वीमेन देन नॉट अलाउड सच नॉलेज। जो देखो ऐसी नॉलेज तो वुमेन को अलाउड ही नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्होंने सीख लिया तो इनको टाइटल दे दिया पंडित। शी वेंट ऑन टू सेटअप मिशन इन खेड़गांव नियर द पुणे। अब उन्होंने एक मिशन सेटअप किया खेड़गांव पुणे में। उसमें वहाँ पे जितनी भी विधवाएं होती थी, पुअर वीमेंस होती थी, ये सारी वीमेन को क्या किया, ये इनकरेज करने लगी और उन्हें अलग अलग तरीके की स्किल देने लगी, उन्हें पढ़ाने लगी, ताकि आप क्या हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। इस तरीके की काफ़ी मतलब इन्होंने काफ़ी काम किए। तो ये सारी चीज़ें रमाबाई ने करी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। लेटस अब हम एक और स्टोरी डिस्कशन करेंगे। लेटस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द रशुंदरी देवी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि 1800 से 1890 के बीच में थी। वॉज बोर्न इन द वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। जब वो 60 साल की थी तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन मतलब मेरा जीवन। तो इज़ अ फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन वीमेन। ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जो कि इंडियन वीमेन ने लिखी है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए अमन जीवन किसने लिखी, रशुंधरा देवी ने लिखी है ना। ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफर है वीमेंस की, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रशुंधरा देवी वॉज अ हाउस वाइफ फॉर रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। वो क्या थी, एक हाउस वाइफ थी जो कि एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली थी, जिनके पास अच्छी खासी सब कुछ था। एट द टाइम इट वॉज बिलीव दैट द वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट। अब देखो हम थोड़ा और आगे आते हैं, एक मिनट सॉरी। रीड एंड शी वुड ब्रिंग बैड लक हस्बैंड। अगर देखो मान लो एक समय ऐसा था कि वीमेंस अगर पढ़ लिख के आएंगी तो वो क्या करेंगी, बैड लक लेके आएंगी अपने पति के लिए। उसका पति मर जाएगा और वो विडो हो जाएगी। तो इस तरीके का करके इन्हें उसके परिवार वाले पढ़ाते भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद वो क्या करती रही, सीक्रेट पढ़ती रही। सीक्रेटली वो पढ़ती थी, सीक्रेट से पढ़ती थी। उसके बाद और उन्होंने 24 घंटे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक वो बहुत काम करती थी, उनको रेस्ट ही नहीं मिलता था। तो मतलब लगभग 14 घंटे वो काम करती थी और उस समय वो 14 साल की भी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई वुड लर्न में वो क्या पढ़ना चाहती थी और रीड सीखना चाहती थी। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स वो क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, काफ़ी कुछ वो पढ़ना चाहती थी। ये जो स्टोरी है ना बेटा, इसको हम इसके स्टोरी के बाद पढ़ेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आएगी। तो लेकिन वो फील करती है मैं तो अनलकी हूँ कि वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता। लेटर आई बिगन रिसेट माई ओन थॉट। और मैंने अपना क्या किया, मैंने अपनी शॉर्ट थॉट को क्या किया, रिसेंट किया। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। उसने सोचा कि मेरे साथ गलत क्या है, वुमेन डू नॉट रीड, क्यों ऐसा क्यों, वो सोचने लगी हाउ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो उसने ये सारी चीज़ें सोची। देन उसको एक ड्रीम आया कि वो उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी जिसका नाम था चैतन्य भगत। और फिर धीरे धीरे वो एक संत की लाइफ थी। लेटर डे उसके पिता जो थे, उसके पति जो थे, अपने बेटे को बोलते बेटा मैं यहाँ पे अपनी चैतन्य भगत छोड़ के जा रहा हूँ, आऊँगा बाद में ले लूँगा। तो जो देखती हैं रशुंधरा देवी, वो क्या करती है, उस चैतन्य भगत के कुछ पेज निकाल लेती हैं और अपने पास रख लेती है, उसको पढ़ने लग जाती हैं, सीखने लग जाती हैं। वहीं पे वो अपने बच्चे को भी देखती हैं, वो अल्फ़ाबेट वगैरह प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके भी अल्फ़ाबेट निकाल के क्या करती हैं, पढ़ने लग जाती है। और ये सारा काम जो पढ़ती है ना पेपर निकाल के, तो इसको क्या करना, जब पेपर निकाल रही है तो इसको छुपाना भी पड़ता था ना भाई, अगर घर में किसी को पता चल गया तो इसको तो मार देंगे। तो इसके लिए क्या करती थी, ये छुपा के पढ़ती थी,
तो ये सारी चीज़ें, ताकि किसी को पता ना चल जाए, ये सारी चीज़ें वसुंधरा देवी को करनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे देखी। तो अब इससे क्या हुआ, इन्होंने पढ़ना सीख लिया, काफ़ी कुछ इन्होंने अल्फ़ाबेट भी सीख लिया। एक दिन इन्होंने क्या कर ली, पूरी की पूरी चैतन्य भगत पढ़ ली, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ ली, भागवत, सॉरी। ये आप, अब हम एक यहाँ पे एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताया, मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो रोकेया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड, ये इसके ड्रीम के बारे में बता रहे हैं। ये बोलती हैं बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ये भी एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई। ये भी पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ना जानती थी, लेकिन ये बंगला भी सीखना चाहती थी और इंग्लिश भी सीखना चाहती थी। लेकिन इसके घर वाले क्या बोलते थे कि अगर ये इंग्लिश सीख लेगी तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, नए नए आइडियाज़ डेवलप हो जाएंगे। इसके लिए उसके घर वालों ने क्या किया, उसको इंग्लिश सीखने से मना कर दिया। वहीं पे उसके घर में जो लड़के थे उन्होंने इंग्लिश सिखाई। तो इनको बहुत ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है कि ये सोसाइटी कैसी है ऐसी। तो ये जब रात में सोती है तो इनको एक ड्रीम आता है, वो एक जगह पे जाती हैं जिस जगह का नाम होता है लेडी लैंड। अब लेडी लैंड में ये क्या ड्रीम देखती हैं कि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना, वो कार भी चला रही हैं, वो बसेस भी चला रही हैं, वो प्लेन भी चला रही हैं, और वो मतलब हेलीकॉप्टर, मतलब काफ़ी चीज़ें वो लोग चला रही हैं। और अच्छी खासी साइंटिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, वो ये सारा सपना देख रही है। और वहाँ पे जो बॉयज़ है ना, उनको लेस वैल्यू दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द विमेन उनको इतना भाव नहीं दे रही है। वो ऐसा सपना देख रही थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि उस समय सिर्फ अगर वुमेन्स को तो ऐसा सोचने में भी डर लगना चाहिए, लेकिन ये डर गई और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसमें इन्होंने ये लेडी लैंड का डिस्कशन किया। इन्होंने भी अच्छा खासा पढ़ना लिखना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और इन्होंने फिर बाद में एक स्कूल भी बनाया जो कि आज भी चल रहा है। 1910 में स्कूल स्टार्ट हुआ था जो कोलकाता में है, जो कि गर्ल्स के लिए था, वो आज भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके में शेखावत के बारे में। तो आपको पता चल गई बेटा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हमने स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब हम स्कूल और एजुकेशन कैसा है आज के बारे में, उसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन अ लार्ज नंबर। अब आज देखेंगे हम जो लड़के और लड़कियां हैं ना, दोनों ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं स्कूल में, है ना। येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत ही एजुकेशन में डिफरेंस है लड़के और लड़कियों के बीच में। जैसे हम देखते हैं हमारे देश में हर 10 साल में एक सेंसस होता है। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना होती है। तो जनगणना होती है इन विच द काउंट्स अ होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या करते हैं हम, पूरी पॉपुलेशन की, जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, उसे क्या करते हैं हम काउंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द इंडिया, है ना। जो इंडिया में रह रहे हैं ना, उनकी अच्छी और भी वो डिटेल्स वो लोग फाइंड करते हैं। जैसे उनकी एज क्या है, स्कूलिंग क्या हुई है, क्या काम करते हैं, और जो अदर वर्क्स होते हैं वो सारी चीज़ें। वी यूज़ द इंफॉर्मेशन टू मेजर द मैनी थिंग्स। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि कितने लड़के में लोग लिटरेट हैं, उसमें से कितने मेल है और फीमेल है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1961 में एक सेंसस हुआ था। उस समय 40% जो मेल थे वो क्या थे, लिटरेट थे, बॉयज़ जो थे लिटरेट थे। और जो 15% जो वीमेंस थी ना, वो देखो 15% जो वीमेन थी वो क्या थी, लिटरेट थी। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है, कहाँ पे 14% और कहाँ पे 15%। लेकिन 2000 में जब सेंसस हुआ ना, तो उसमें बॉयज़ की काउंटिंग हुई, 76% वो लिटरेट थे, और वहीं पे वीमेन कितनी थी, 54% क्या हो गई, लिटरेट। लेकिन फिर भी देखो गैप तो कितना बड़ा है ना, गैप तो आज भी है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा ना, नंबर लिटरेट ज़्यादा हो गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो नंबर भी बढ़ गए। लेकिन गैप जो है लड़का और लड़की के बीच में, वो कहाँ घटा बेटा, गैप नहीं घटा। तो हमें गैप घटाना है भाई, हमें इक्वालिटी लानी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। दिस मीन्स दैट द पोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन हु आर नाउ एबल टू रीड हैव इट एट लीस्ट
सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज, मतलब स्कूलिंग तो इंक्रीज हो गई है दोनों के लिए ही, बट देखो कि आप परसेंटेज मेल और फीमेल ग्रुप का वो क्या हो गया, वो रेशियो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु स्कूल फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटीज़ ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, जैसे शेड्यूल कास्ट जिसे हम दलित बोलते हैं, और शेड्यूल ट्राइब जो कि हम आदिवासी कहलाते हैं, है ना, ये उसे बोलते हैं। तो ये सारा टेबल्स दिया हुआ है कि कितने लोग कब स्कूल छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो ये टेबल आप एक बार देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिए, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट द अबाउट टेबल दैट SC एंड ST गर्ल्स एंड लीव स्कूल एट द रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी। अब देखो ये जो ST और SC गर्ल्स होती है ना, बहुत ही तेज़ी से स्कूल छोड़ देती है जैसे जैसे वो ऊपर जा रही होती हैं। all girls, this means that the girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in the school, वो स्कूल में रहती ही नहीं है, वो स्कूल छोड़ ही देती हैं। 2001 census also found that the Muslim girls are less likely the Dalits and आदिवासी, और जो मुस्लिम गर्ल थी ना वो तो आदिवासी और इनसे दलित लड़कियों से भी कम स्कूल में जाती थी, मुस्लिम गर्ल्स की बात करें हम तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाली थी। वाइल द मुस्लिम गर्ल्स आर लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, है ना। अगर एक एवरेज निकाला जाए तो मुस्लिम गर्ल्स जो होती तो 3 साल स्कूल में रहती थी, वहीं पे आदिवासी और दलित जो गर्ल्स होती थी वो 4 साल घर पे रहती थी, मतलब स्कूल पे रहती थी। तो इनका भी रेशियो क्या था, इनसे भी कम था। तो आप सोच सकते हो मुस्लिम कम्युनिटी में हालत क्या थी उस समय, और आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो देयर आर द सेवरल रीज़न वाई द चिल्ड्रन फ्रॉम द दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल, है ना, ये क्यों स्कूल छोड़ देते हैं। तो इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर देंगे। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, रूरल होते हैं और पुअर एरियाज होते हैं, दे मे नॉट इवन अ प्रॉपर स्कूल, नो टीचर्स, वहाँ पे क्या होते हैं ना प्रॉपर स्कूल होते हैं, टीचर भी नहीं होते क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, रूरल जगह पे होते हैं, टीचर वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, जाते भी हैं तो रेगुलर नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू द पीपल्स होम एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट, अगर मान लो स्कूल लोगों के नज़दीक नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती थी, जैसे वैन्स एंड कार। पेरेंट्स में नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, अब उनको अच्छा भी नहीं लगता था कि हम अपनी लड़कियों को भेज दें, कुछ घटनाएं हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेगा। तो ये सारी चीज़ें वो देखते थे। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रेंस। तो बहुत सारी फैमिलीज़ क्या होती थी, बहुत पुअर होती हैं, तो वो सभी बच्चों का खर्चा तो उठा नहीं सकती थी, तो उनके घर में जो लड़का होता था ना तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी एज़ कम्पेयर टू द लड़की। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर टीचर। अब कुछ बच्चे तो क्या होते थे, स्कूल छोड़ देते थे, मुस्लिम कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी और ये दलित कम्युनिटी से, क्योंकि टीचर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक ओम प्रकाश की कहानी में पढ़ा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या क्या हुआ, है ना। तो आप उसकी बायोग्राफी जो मैंने आपको बताई थी वो आपको बताना है बेटा, बायोग्राफी का नाम क्या है। तो बेटा ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है जो बेचारे लोअर कास्ट के लोग होते हैं, और ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। चलो अब इस पे तो ज़्यादा क्या बोलना, ये आप समझ सकते हो बेटा। तो आप अगर ये सारी चीज़ें हटाओगे तो धीरे धीरे आपकी पीढ़ियाँ भी भूल जाएंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप ही रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। विमेंस मूवमेंट, अब यहाँ पे हम बहुत सारी मूवमेंट हुई जो विमेंस ने करी कि उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव राइट टू स्टडी एंड गो स्कूल। अब विमेंस और जो गर्ल्स हैं उनके सबके पास क्या है, एक राइट है कि वो स्कूल जा सकती है और पढ़ सकती है। पहले ये राइट्स नहीं थे बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर आर अदर स्फीयर लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। वेयर द सिचुएशन ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड, अब थोड़ी क्या हुई है, इम्प्रूव हो चुकी है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है बेटा, ऐसा मत सोचो कि जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ऑटोमेटिक नहीं हो। इसके लिए वुमेंस ने, इंडिविजुअल वुमेंस ने बहुत ज़्यादा मिलके
इंडिविजुअल, कलेक्टिव वुमेन, इन सब ने मिलकर क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, है ना, तब जाके ये चेंज आया है। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वीमेन मूवमेंट। जो ये जो स्ट्रगल किया है ना वीमेंस के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, वीमेंस मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। अब देखो ऐसा है कि देखो अमेरिका में हो रही है एक मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, तो मूवमेंट अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं पे भी हो, कर कौन रहा है, विमेन ही तो कर रही है ना। तो यहाँ से जो आइडिया डेवलप होंगे वो धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, और यहाँ से कुछ नए आइडिया निकलेंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। तो क्या होंगे, ये क्या है, एक विमेन मूवमेंट है जो कि सारे नए नए आइडियाज़ क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं लोगों के लिए। मैनी मैन सपोर्ट द वीमेंस मूवमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं जो वीमेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। डिफरेंट स्ट्रेटजी हैव बीन यूज टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अब बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी लोग अपनाते हैं कि कैसे इस मूवमेंट को क्या किया जाए, स्प्रेड किया जाए, लोग जाने कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो जाने, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फाइट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करें और अपने जस्टिस ढूंढे, है ना। ये आर द ग्लिम्स ऑफ द स्ट्रगल, कुछ इन्होंने दिखाए हुए हैं ग्लिम्स, तो ये हम देखेंगे। कैंपेन, अब ये कैंपेन के बारे में बताया हुआ है, ये देखो ये वुमेन्स मूवमेंट के कुछ ग्लिम्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। देखो अब एक कैंपेन के बारे में डिस्कस करते हैं। कैंपेन क्या होता है, तो कैंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन आर, देखो पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। देखो एक कैंपेन चलाया जाता है कि ये किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जो वुमेन के अगेंस्ट जो फाइट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ये उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलता है, उसे भी हम बोलते हैं वीमेंस मूवमेंट। कैंपेन हैव ऑल्सो लेड न्यू लॉज बीइंग पास्ड, और कैंपेन की वजह से अलग अलग लॉज भी पास हुए हैं। एट द लॉ वाज पास इन 2006, एक लॉ जो पास हो गया था इस मूवमेंट की वजह से 2006 में, कि वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विदिन देयर होम आल्सो कॉल्ड द डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो अपने घर में भी फिजिकली उनको मारा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी क्या है, एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आएगा। अगर उसको कोई परेशान करेगा तो पति को जेल हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। सम लीगल प्रोटेक्शन भी उन्हें प्रोवाइड किए गए। तो सिमिलरली द एफर्ट मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस इन 1997 प्रोटेक्ट द वुमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आप देखना होगा वो जहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही होती है तो उन्हें पोजीशन पाने के लिए मेल उनके साथ क्या क्या करते हैं, हरकतें गलत हरकतें करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि अगर ऐसा होगा तो इसके खिलाफ भी क्या होगा, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आपने देखा होगा एक मी टू कैंपेन चला था। मी टू कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें चली थी, उसमें बहुत सारी लड़कियां सपोर्ट कर रही होंगी। अगर देखो इसमें आएगा तो मैं आपको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा। इन 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अगेंस्ट द डाउरी डेथ। अब देखो 1980 के आसपास आप देखोगे तो दहेज नहीं मिलती थी ना लड़के को, तो उनको क्या कर देते थे, लड़कियों को वो मार देते, भाई तेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया। तो दहेज भी छोटा मोटा दहेज नहीं, 10 लाख 15 लाख उस समय में बहुत पैसा मांगा करते थे बेटा। तो डाउरी की वजह से भी काफ़ी डेथ आपको देखने को मिली है। केस ऑफ द यंग ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉ और हस्बैंड, मतलब उनके देवर या सासू माँ या कोई भी, और या तो उनका पति जो कि लालची होता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिले ऐसा सोचते थे और उनको क्या कर देते थे, मार देते थे। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। और जो अब ये जो केसेस होते थे ना, इनमें जस्टिस मिलता ही नहीं था। तो वुमेन्स ने ये सारे मूवमेंट किए कि इनको भाई जस्टिस दो, क्यों नहीं दे रहे हो तुम जस्टिस भाई, क्या तुम्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया की वुमेन खत्म हो जाएंगी तब तुम जस्टिस दोगे? हाँ, तो ये कैसा जस्टिस है, नहीं चाहिए ऐसा। मतलब काफ़ी मूवमेंट इनको, देखो ऐसा ज़्यादा भावुक नहीं होना है, लेकिन हाँ ये आपको बताना है। दे डिड सो बाय द कमिंग ऑन द स्ट्रीट
और लोग सड़कों पे आ गए, कोर्ट के पास अप्रोच करने लगे और शेयर करने लगे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें बताने लगे। इवेंचुअली दिस बिकेम द पब्लिक इशू, और ये क्या हो गया, एक पब्लिक इशू आ गया, न्यूज़पेपर में छाने लग गया, सोसाइटी में फैलने लग गया। डोरीज लॉज, अब जो डाउरी की लॉज थे वो चेंज हो गए, और जो डाउरी मांगेगा उसे क्या होगी, पनिशमेंट होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया। तो ये काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिली। रेजिंग अवेयरनेस, लोग अलग अलग तरीके से अवेयरनेस को रेज करने लगे कि लोगों को पता चले कि उनके अधिकार क्या हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट वर्क इज द रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द वीमेंस राइट इशू। वीमेंस के राइट्स क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको क्या किया जाए, रेज किया जाए, ये सारी चीज़ें बताने लगे। स्ट्रीट प्लेज, और काफ़ी देखो स्ट्रीट प्लेज कर रहे हैं लोग, सॉन्ग, पब्लिक मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें करने लग गए। इस तरीके से क्या हो गया, इनमें अवेयरनेस फैलने लगी। प्रोटेस्ट भी करने लगे, है ना। द वुमेन्स इंपॉर्टेंट रेज इन द वॉइस व्हेन द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अब वुमेन्स कब प्रोटेस्ट करती हैं, जब उनके अगेंस्ट कोई कानून बन जाता है ना, उनके लिए कोई मतलब उनके राइट्स को कोई हनन करता है, तब ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट होती हैं। तो पब्लिक रैलीज निकाली जाती है, काफ़ी कुछ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ड्राइंग्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और शोइंग सॉलिडारिटी, द वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट द शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन्स एंड कॉजेस। अब ये सब मिल के एक साथ क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देखो ये सारे एक मिल गए और इन्होंने क्या किया, एक सॉलिडारिटी फॉर्म की, मतलब एकता इन्होंने बताई कि हम एक हैं, सभी वुमेन्स दुनिया की क्या हैं, एक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। देखो ये आपको इमेज में जैसे क्लियर हो रहा है। तो बेटा हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। विमेंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। अब विमेंस राइट्स के बारे में आपसे कोई भी कुछ पूछेगा तो आप 10 से 15 मिनट आसानी से बोल सकते हो और लोगों को समझा सकते हो कि कैसे कैसे विमेंस के अगेंस्ट क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें आप इजीली बता सकते हैं। हाउ डू यू थिंक द स्टीरियोटाइप्स आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अबाउट द वुमेन्स कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट द वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। अब जो स्टीरियोटाइप है वो बोलता है कि वुमेन क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये वुमेन के इक्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। स्टीरियोटाइप बेटा आपको समझ में आना चाहिए। स्टीरियोटाइप मतलब आपने किसी एक पर्सन के लिए अलग थिंकिंग बना दी, तो ये सारी चीज़ें। तो लिस्ट वन रीज़न वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वॉज इम्पॉर्टेंट टू वुमेन लाइक वसुंधरा देवी। अब अल्फ़ाबेट सीखना क्यों ज़रूरी हो गया वसुंधरा देवी के लिए, क्योंकि बेटा वो चैतन्य भागवत पढ़ना चाहती थी, इसके लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी पढ़ने की, बस ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा, काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।